हम सब ने कभी ना कभी मोहल्ले की चौपाल पर या किसी पारिवारिक समारोह में या मान लीजिए गांव की किसी बैठक में एक बात जरूर सुनी होगी। हाँ, वो प्रॉपर्टी वाली बात। बिल्कुल। वो बहुत ही आम धारणा है कि अगर किसी ने लगातार 12 साल तक किसी जमीन पर अपना कब्जा कर लिया तो बस वो जमीन उसी की हो गई। एकदम सही कह रहे हैं आप। ये बात इतनी बार और इतने विश्वास के साथ कही जाती है कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसे एक अटल कानूनी सच्चाई मान लेता है। हाँ, मतलब ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत ही सीधा सा गणित तो है ना। 12 साल पूरे हुए और मालिकाना हक सीधे उस कब्जे वाले के हाथ में आ गया। बिल्कुल, लोगों को लगता है बस कैलेंडर पर दिन गिनने हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम इस डीप डाइव में इसी बात की तह तक जाने वाले हैं। हम उच्च न्यायालय प्रयागराज के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी और उनके सहायक अधिवक्ता अमन बाजपेयी जी द्वारा साझा किए गए विधिक नोट्स को डिकोड कर रहे हैं। और सुनने वालों के लिए एक स्पॉइलर अलर्ट दे दूं, ये 12 साल वाला नियम वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हमें अक्सर बताया या डराया जाता है। एकदम सही। आज का हमारा मकसद प्रतिकूल कब्जे यानी जिसे अंग्रेजी में एडवर्स पोजेशन कहते हैं, उसकी असल कानूनी जटिलताओं को समझना है और साथ ही संपत्ति को सुरक्षित रखने के उन जमीनी उपायों को खोजना है जो सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। तो इस 12 साल के कब्जे वाले नियम का असल मतलब क्या है? देखिए, ये भ्रम इतनी गहराई तक बसा हुआ है ना कि अच्छे पढ़े लिखे लोग अपनी खाली पड़ी जमीन को लेकर खौफ में रहते हैं। हाँ, कि कहीं 12 साल ना बीत जाए। बिल्कुल। लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी के विश्लेषण से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। कानून कभी भी हवाई बातों या सिर्फ समय के बीतने पर काम नहीं करता। तो फिर ये नियम आया कहाँ से? मतलब इसका कोई तो आधार होगा। हाँ, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये एडवर्स पोजीशन या प्रतिकूल कब्जे का कानून बना क्यों था। ऐतिहासिक रूप से देखें तो कानून के एक पुराना सिद्धांत रहा है। अच्छा। कि जमीन कभी भी लावारिस या अनुत्पादक, जिसे अनप्रोडक्टिव कहते हैं, वो नहीं रहनी चाहिए। मतलब खाली नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, अगर एक व्यक्ति अपनी जमीन को दशकों तक भूल जाता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता और कोई दूसरा व्यक्ति उस पर खेती कर रहा है, तो वो अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। एकदम सही। उस जमीन का उपयोग करके वो समाज की मदद कर रहा है। तो पुराने समय में कानून उस दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता देने लगता था। अच्छा, तो मतलब मूल रूप से ये कानून जमीन को बंजर या बर्बाद होने से बचाने का एक तरीका था। जी बिल्कुल। लेकिन आज के समय में इसका मतलब ये निकाल लिया गया कि किसी के भी खाली प्लॉट पर अपना तंबू गाड़ दो और बस 12 साल तक टिके रहो। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो अगर सिर्फ कब्जा रखने भर से मालिकाना हक नहीं मिलता, तो फिर इस एडवर्स पोजेशन की असली शर्तें क्या हैं? मतलब अदालत में आखिर क्या साबित करना पड़ता है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कानून कहता है कि ये कब्जा 3 मुख्य कसौटियों पर एक साथ खरा उतरना चाहिए। 3 कसौटियां? वो कौन सी हैं? पहला, ये कब्जा खुला यानी ओपन होना चाहिए। ओपन से आपका मतलब ये छिपकर या चोरी छुपे नहीं होना चाहिए। पूरे समाज को देखना चाहिए कि वहां कौन रह रहा है। अच्छा, मतलब रात के अंधेरे में चुपचाप नहीं। बिल्कुल नहीं। दूसरा, ये निरंतर यानी कंटिन्यूस होना चाहिए, बिना किसी बड़े अंतराल के। मतलब लगातार 12 साल। हाँ। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है और सच कहूं तो जिसे साबित करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, वो क्या है? वो है कब्जे का शत्रुतापूर्ण यानी हॉस्टाइल होना। शत्रुतापूर्ण, इसका क्या मतलब है? मतलब क्या कब्जा करने वाले को जमीन के असली मालिक से लड़ाई करनी पड़ती है या उसे धमकियां देनी पड़ती हैं? नहीं, कानूनी अर्थों में हॉस्टाइल इंटेंट का मतलब मारपीट बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि कब्जा करने वाला व्यक्ति उस जमीन पर इस स्पष्ट दावे के साथ रह रहा हो कि वो खुद को मालिक मानता है। अच्छा। और वो असली मालिक के अधिकारों को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, हाँ, असली मालिक को इस बात की पूरी जानकारी है। उसकी आंखों के सामने ये सब हो रहा है, फिर भी वो पूरे 12 सालों तक कोई कानूनी कदम नहीं उठाता, कोई नोटिस नहीं भेजता। ओ, तो मतलब मालिक की जानकारी में होना जरूरी है। बिल्कुल। और अदालत में इन तीनों शर्तों को एक साथ साबित करना सच कहूं तो लोहे के चने चबाने जैसा है। इसको मैं एक उदाहरण से समझने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए मैंने अपनी कार अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को 12 साल के लिए चलाने को दे दी। हाँ, एक बहुत ही आम स्थिति है। अब 12 साल बाद वो रिश्तेदार ये नहीं कह सकता कि अरे मैंने इसे 12 साल से चला रहा हूँ इसलिए कार अब मेरी हो गई। बिल्कुल नहीं कह सकता। क्योंकि यहाँ हॉस्टाइल इंटेंट यानी विरोध जताने वाली बात तो है ही नहीं। कार तो आपसी सहमति और मर्जी से दी गई थी, है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। और उस एनालॉजी को अगर हम जमीन पे लागू करें तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। कैसे? अगर असली मालिक की सहमति से
उसकी इजाज़त से या मान लीजिए किसी किराएदारी के तहत, जिसे टेनेंसी कहते हैं, कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर 50 साल भी रह लेना, तो भी उसे मालिकाना हक नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। एडवर्स पोजीशन के लिए उस व्यक्ति को ये साबित करना होगा कि उसने एक दिन अचानक किराया देना बंद कर दिया, अच्छा। असली मालिक को बता दिया कि अब ये प्रॉपर्टी मेरी है, उसने अपने नाम से हाउस टैक्स भरना शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी में स्थायी निर्माण कर लिया। और ये सब खुली घोषणा होने के बावजूद असली मालिक ने 12 साल तक चुप्पी साधे रखी। जी हाँ, तब जाकर कहीं ये नियम लागू होता है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। इसका मतलब ये है कि आधी अधूरी कानूनी जानकारी ही हमारे समाज में ज्यादातर जमीनी खौफ की जड़ है। सही कहा। कानून का काम संपत्तियों की रक्षा करना है, न कि अवैध कब्जा करने वालों को इनाम देना। शायद इसीलिए इस हॉस्टाइल शर्त को इतना जटिल रखा गया है। बिल्कुल। अदालतें भी ये मानकर चलती हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी गई संपत्ति को ऐसे ही नहीं छोड़ देता। हाँ, कोई पागल ही होगा जो ऐसा करेगा। इसीलिए कब्जा करने वाले पर ही ये साबित करने का पूरा भारी बोझ यानी बर्डन ऑफ प्रूफ डाला जाता है कि उसने खुलेआम मालिक के अधिकारों को चुनौती दी थी। तो अगर भौतिक कब्जे यानी फिजिकल पोजेशन और समय बीतने से रातों रात मालिकाना हक नहीं मिलता, तो अब ये सवाल उठता है कि कागजी कार्रवाई का क्या? हाँ, ये एक दूसरा बड़ा पहलू है। क्योंकि एक आम धारणा ये भी है कि बस पैसे दिए, सेल डीड या जिसे हम आम भाषा में रजिस्ट्री कहते हैं, वो करवा ली, उस पे सरकारी मोहर लग गई, तो बस इंसान पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। यही तो। लेकिन क्या सच में सिर्फ रजिस्ट्री होना ही अंतिम सुरक्षा है? यहीं पर लोग सबसे बड़ा धोखा खाते हैं, और सहायक अधिवक्ता अमन वाजपेयी जी के नोट्स ने इस भ्रम को बहुत ही स्पष्टता से तोड़ा है। अच्छा, उनके नोट्स में क्या है? उनके अनुसार केवल सेल डीड या रजिस्ट्री करवा लेना ही पर्याप्त नहीं है। लेकिन क्यों? देखिए, हाँ, रजिस्ट्री पहला और बहुत जरूरी कानूनी कदम है, लेकिन ये अंतिम कदम बिल्कुल नहीं है। मुझे बात समझ नहीं आ रही। अगर किसी ने लाखों रुपए दिए, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में गया, सरकारी कैमरे के सामने फोटो खिंचाई, भारी भरकम स्टाम्प ड्यूटी भी भरी, हाँ, और उसके पास सरकार द्वारा प्रमाणित एक कागज है, तो वो जमीन पूरी तरह से उसकी कैसे नहीं हुई? वो कौन सी कानूनी कमी है जो रजिस्ट्री के बाद भी रह जाती है? कमी उस प्रक्रिया में है जिसे हम दाखिल खारिज कहते हैं, या अंग्रेजी में जिसे म्यूटेशन कहा जाता है। दाखिल खारिज। संपत्ति को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए राजस्व रिकॉर्ड यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स या खतौनी में अपना नाम दर्ज करवाना उतना ही जरूरी है जितनी की रजिस्ट्री। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसको अगर एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें, तो ये किसी बहुत बड़े और महंगे म्यूजिक कॉन्सर्ट का वीआईपी टिकट खरीदने जैसा है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है, बताइए। किसी ने पैसे दिए और उसके हाथ में एक चमकता हुआ असली रजिस्ट्री नाम का टिकट आ गया। ठीक है। लेकिन अगर कॉन्सर्ट के गेट पर मौजूद सिक्योरिटी के पास जो फाइनल गेस्ट लिस्ट है, जिसे हम खतौनी या राजस्व रिकॉर्ड कह सकते हैं, हाँ, उसमें अगर उस व्यक्ति का नाम अपडेट ही नहीं हुआ, तो वो वीआईपी टिकट उसे अंदर नहीं ले जा पाएगा। बिल्कुल सटीक। और इस एनालॉजी को एक कदम आगे ले जाएं तो अगर गेट पर मौजूद लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम नहीं है, तो हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड उसी व्यक्ति को अंदर जाने दे जिसका नाम पुरानी लिस्ट में अभी भी लिखा हुआ है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। कानूनी नजरिए से समझें तो रजिस्ट्री असल में है क्या? ये सिर्फ दो पक्षों, खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच का एक करार है। मतलब एक एग्रीमेंट है बस। हाँ, ये साबित करता है कि बेचने वाले ने पैसे लेकर अपने अधिकार छोड़ दिए हैं। लेकिन दाखिल खारिज, वो क्या है? वो सरकार और पूरे समाज के सामने की गई एक सार्वजनिक घोषणा है कि आज से इस जमीन का असली मालिक बदल चुका है। मतलब जब तक दाखिल खारिज नहीं होता, तब तक सरकारी फाइलों में, टैक्स के रिकॉर्ड में जमीन का मालिक वही पुराना व्यक्ति रहता है जिसने जमीन बेची थी। एकदम सही। और यहीं से सारे भयानक फर्जीवाड़े और विवाद जन्म लेते हैं। कैसे? चूंकि राजस्व अभिलेख अपडेट नहीं होते, तो सरकारी रिकॉर्ड में जमीन पुराने मालिक की ही दिखती है। अब अगर वो पुराना मालिक बेईमान हो जाए, तो वो उसी जमीन को किसी और को बेच सकता है? बिल्कुल, वो उसी जमीन को किसी तीसरे अनजान व्यक्ति को दोबारा बेच सकता है। जब वो तीसरा व्यक्ति सरकारी रिकॉर्ड चेक करेगा, तो उसे लगेगा कि जमीन का टाइटल एकदम साफ है। लोग इतनी बड़ी खरीदारी के बाद, जीवन भर की पूंजी लगाने के बाद दाखिल खारिज जैसी अहम प्रक्रिया को नजरअंदाज क्यों कर देते हैं?
इसके पीछे कई कारण होते हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण तो जागरूकता की कमी है। लोगों को पता ही नहीं होता। हाँ, लोगों को लगता है कि रजिस्ट्री हो गई मतलब सरकारी काम खत्म। कुछ लोग इसलिए टाल देते हैं क्योंकि दाखिल खारिज की प्रक्रिया में अक्सर स्थानीय राजस्व कार्यालयों यानी तहसील के चक्कर काटने पड़ते हैं। हाँ, तहसील के चक्कर काटना किसी को पसंद नहीं। और कुछ लोग वकीलों की फीस या सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार से बचना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अरे कागज तो मेरे पास अलमारी में रखे हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। लेकिन वो ये नहीं समझते कि आज बचाया गया थोड़ा सा पैसा और समय भविष्य में सालों लंबी अदालती लड़ाई का कारण बन सकता है। बिल्कुल। अमन बाजपेयी जी की नोट्स स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि राजस्व अभिलेखों के अपडेट न होने पर जो विवाद होते हैं वे पीढ़ियों तक चलते हैं। बाप रे, पीढ़ियों तक। ठीक है। अब उस स्थिति पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा तनावपूर्ण होती है। कौन सी? मान लीजिए किसी के पास एकदम सही रजिस्ट्री भी है, उसने समझदारी दिखाते हुए दाखिल खारिज भी करवा लिया है, खतौनी में उसका नाम चमक रहा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ठीक है। लेकिन एक दिन अचानक खबर आती है कि कोई बाहुबली या कोई गलत नियत वाला व्यक्ति उस खाली प्लॉट पर जाकर अपना टिन शेड डाल रहा है या ट्रैक्टर चलाकर कब्जा कर रहा है। ये बहुत आम है। जब ऐसा होता है तो इंसान का पहला रिएक्शन गुस्से का होता है। स्वाभाविक सी बात है, इंसान सोचता है कि जमीन मेरी है, कागज मेरे हैं, तो मैं अपने 10-20 लोगों को लेकर जाऊं और उस टिन शेड को उखाड़कर फेंक दूं। और वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष शुक्ला जी की सबसे बड़ी और सख्त विधिक सलाह यही है कि ऐसा बिल्कुल किसी भी कीमत पर नहीं करना है। क्या? लेकिन क्यों? कभी भी बल प्रयोग या झगड़े का रास्ता नहीं अपनाना है। अगर कोई अपनी ही जमीन की रक्षा कर रहा है तो वो बल प्रयोग क्यों नहीं कर सकता? देखिए, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेता है और हाथापाई करता है, वो अपने एकदम मजबूत और जीते जिताए केस को खुद ही कमजोर कर लेता है। वो कैसे? होता यह है कि सामने वाला अवैध कब्जेदार तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर मारपीट, धमकी या किसी अन्य गंभीर आपराधिक धारा, जिसे क्रिमिनल कोड कहते हैं, उसमें एफआईआर दर्ज करा देता है। ओह, मतलब गेम ही पलट गया। पूरी कहानी पलट जाती है। पुलिस और अदालत का ध्यान जमीन का असली मालिक कौन है इस बात से हटकर किसने किसे मारा और खून बहाया इस बात पर चला जाता है। और असली मुद्दा यानी संपत्ति का अधिकार किसी क्रिमिनल केस की लंबी फाइल के नीचे दब जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या है यहाँ। बताइए। अक्सर जमीन पर कब्जा होने पर जब कोई पीड़ित व्यक्ति सीधे पुलिस स्टेशन जाता है तो वहां से अक्सर एक रटा रटाया जवाब मिलता है। हाँ, ये सिविल मैटर है। बिल्कुल। पुलिस कहती है, देखिए ये प्रॉपर्टी का विवाद है, कागजों का मामला है, ये एक सिविल मैटर है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते, आप दीवानी अदालत जाइए। हाँ, सिविल कोर्ट जाइए। और अदालत का नाम सुनते इंसान सोचता है कि वहां तो 20 साल लग जाएंगे। ऐसे में तो अवैध कब्जा करने वाले की ही जीत हो गई ना, क्योंकि जब तक कोर्ट का फैसला आएगा तब तक तो वो वहां अपना घर बना चुका होगा। ये एक बहुत ही सटीक और जमीनी सवाल है। देखिए, पुलिस का ये कहना है कि ये सिविल मैटर है, तकनीकी रूप से गलत नहीं है। अच्छा। लेकिन यहीं पर सही कानूनी रणनीति काम आती है। जब पुलिस सिविल मैटर कहकर पल्ला झाड़ ले, तब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की धारा 145 सामने आती है। धारा 145? ये क्या है? मनीष शुक्ला जी सलाह देते हैं कि ऐसे में सीधे एसडीएम यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए। धारा 145 तब लागू होती है जब जमीन के किसी विवाद के कारण शांति भंग यानी ब्रीच ऑफ पीस होने की आशंका हो। तो मतलब मामला सिर्फ जमीन के मालिकाना हक का नहीं रह जाता, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर का बन जाता है। बिल्कुल। एसडीएम को यह अधिकार है कि वो तुरंत उस संपत्ति पर स्टेटस को यानी यथास्थिति लागू कर दे। मतलब जो जैसा है वैसा ही रुक जाए। हाँ, या अगर स्थिति गंभीर है तो उस जमीन को कुर्क कर ले यानी अटैच कर ले, ताकि कोई भी पक्ष उस पर निर्माण ना कर सके जब तक कि सिविल कोर्ट तय ना कर दे कि असली मालिक कौन है। ये तो बहुत असरदार तरीका है। और ये प्रशासनिक कार्रवाई तुरंत होती है, इसमें 20 साल नहीं लगते। और यहाँ पर एक और अहम बात आती है जो आज के समय में हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है, डिजिटल साक्ष्य या डिजिटल एविडेंस। सही कहा। मतलब जब अवैध कब्जा हो रहा हो तो हाथापाई करने के बजाय स्मार्ट तरीके से काम करना चाहिए। बिल्कुल। अपने स्मार्टफोन से टाइम स्टैम्प वाले वीडियो बनाएं, फोटो खींचें। हाँ, ये स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड करें कि वो व्यक्ति कैसे जबरदस्ती आपकी जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है और आप शांतिपूर्ण तरीके से उसे रोक रहे हैं। एकदम सही। ये तो मुक्केबाजी की बजाय शतरंज खेलने जैसा हुआ है ना। शारीरिक बल दिखाने के बजाय अपने दिमाग और सबूतों का इस्तेमाल करना। बहुत खूब कहा आपने।
क्योंकि जब कोई व्यक्ति अदालत या एसडीएम के सामने जाता है तो उसके डिजिटल सबूत और शांतिपूर्ण रवैया चीख चीख कर सच बताते हैं। मतलब सिस्टम को दिखता है कि कौन सही है। हाँ, जो व्यक्ति शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से अपने पूरे राजस्व दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों के साथ अधिकारियों के पास जाता है, सिस्टम हमेशा उसकी बात पहले सुनता है। सही बात है। अदालत भी ये देखती है कि पीड़ित ने एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार किया है, जबकि दूसरा पक्ष कानून तोड़ रहा है। यह बहुत ही व्यवहारिक और आंखें खोलने वाली सलाह है। गुस्सा और हाथापाई सिर्फ नुकसान करती है। हमेशा। ठीक है, हमने पुराने कागजों, खतौनी और भौतिक सबूतों से होने वाले विवादों को देख लिया। हमने ये भी समझ लिया कि कैसे लोग राजस्व रिकॉर्ड में नाम न होने का फायदा उठाते हैं। हाँ, डबल रजिस्ट्री वाला फ्रॉड। बिल्कुल। लेकिन क्या ये व्यवस्था हमेशा ऐसी ही रहेगी? मतलब क्या हमें हमेशा इन्हीं पुरानी फाइलों, फटे हुए पन्नों और लाल फीताशाही से जूझना पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अमन बाजपेयी जी के नोट्स भविष्य की एक बहुत ही क्रांतिकारी व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं। हाँ, और वो भविष्य बहुत तेजी से जमीन पर उतर रहा है। वो क्या है? अमन बाजपेयी जी ने ULPIN यानी यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर का विस्तृत जिक्र किया है। ULPIN ये भारत में जमीन से जुड़े विवादों, खासकर वो डबल रजिस्ट्री और सीमाओं के विवादों को जड़ से खत्म करने की एक बहुत बड़ी तकनीकी पहल है। इसको अगर हम जमीन का आधार कार्ड कहें तो क्या ये सही होगा? ये बिल्कुल सटीक तुलना है अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें। जिस तरह देश के हर नागरिक का एक 12 अंकों का यूनिक आधार नंबर होता है। हाँ, जिसमें हमारे फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन होते हैं। बिल्कुल, जिससे पहचान पक्की होती है। ठीक उसी तरह ULPIN हर जमीन के टुकड़े का एक 14 अंकों का अनोखा और अद्वितीय पहचान नंबर होगा। इसका मतलब अब हर खेत, हर प्लॉट की अपनी एक अलग डिजिटल पहचान होगी। पर ये काम कैसे करेगा? ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत काम करता है। इस 14 अंकों के नंबर के पीछे जमीन का पूरा GIS यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग डेटा छिपा होगा। अच्छा। इसका मतलब है कि जमीन की सटीक लंबाई, चौड़ाई, उसकी सीमाएं कहां से कहां तक है, ये सब सैटेलाइट और ड्रोन तकनीक के जरिए मापा जाएगा। ड्रोन के जरिए? हाँ, और उसके अक्षांश देशांतर यानी GPS कोऑर्डिनेट्स को डिजिटल रूप से लॉक कर दिया जाएगा। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। बताइए। ये सब सुनने में तो बहुत शानदार और यूटोपियन लग रहा है। ड्रोन आ रहे हैं, सैटेलाइट से मैपिंग हो रही है, लेकिन हम सब जमीन की जमीनी हकीकत जानते हैं। बिल्कुल। कई पुरानी और पुश्तैनी संपत्तियां ऐसी हैं जिनकी सीमाएं 50-60 साल से विवादित हैं। चाचा कह रहा है कि प्लॉट की मेड़ उस पुराने आम की पेड़ तक थी, भतीजा कह रहा है कि मेड़ कुएं तक थी। वहां ये सैटेलाइट तकनीक कैसे काम करेगी? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। और देखिए, तकनीक की अपनी सीमाएं भी हैं। वही ना। जो पुराने या लेगेसी विवाद हैं, जहां जमीन की सीमाएं पहले से ही अदालतों में उलझी हुई हैं, वहां ULPN रातों रात कोई जादू नहीं कर सकता। मतलब उन्हें मैन्युअली ही सुलझाना होगा? हाँ, उन विवादों को पहले जमीन पर राजस्व अधिकारियों द्वारा सुलझाना ही पड़ेगा। लेकिन नए ट्रांजैक्शन और स्पष्ट टाइटल वाली जमीनों के लिए ये एक गेम चेंजर है। मतलब भविष्य में होने वाले फ्रॉड रुक जाएंगे? बिल्कुल। जब हर जमीन की सीमाएं डिजिटल रूप से उसके GPS निर्देशांकों के साथ लॉक हो जाएंगी, तो एक ही जमीन को 2 अलग-अलग लोगों को बेचना गणितीय रूप से यानी मैथमेटिकली असंभव हो जाएगा। क्योंकि सिस्टम बता देगा। हाँ, सिस्टम तुरंत बता देगा कि ये 14 अंकों का ULPIN पहले ही किसी के नाम पर ट्रांसफर हो चुका है। कोई भी व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन जाके उस नंबर के जरिए देख सकेगा कि जमीन का असली मालिक कौन है। क्या बात है। उस पर कोई बैंक लोन या मॉर्गेज तो नहीं है, या कोई अदालती स्टे तो नहीं लगा है। पारदर्शिता का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि जालसाजों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। ये सुनकर सच में एक उम्मीद जगती है कि आने वाले समय में हमारी अदालतें इन बेवजह के जमीनी मुकदमों और सालों साल चलने वाली तारीखों से मुक्त हो सकेंगी। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। तो आज के इस डीप डाइव में हमने काफी कुछ ऐसा कवर किया है जो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जिसके पास जमीन है या जो जमीन खरीदने का सपना देखता है। बिल्कुल। अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो सबसे पहला सबक यही है कि 12 साल के कब्जे वाला नियम कोई खुला निमंत्रण नहीं है। एकदम सही। प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजेशन के लिए हॉस्टाइल इंटेंट साबित करना होता है, जो कि कानूनी रूप से लगभग नामुमकिन के बराबर है। दूसरा बड़ा सबक, सिर्फ रजिस्ट्री करा लेना काफी नहीं है। वो सिर्फ कॉन्सर्ट का टिकट है। पूरी कानूनी सुरक्षा के लिए दाखिल खारिज कराकर खतौनी में अपना नाम दर्ज कराना ही असली चाबी है। और तीसरा,
अवैध कब्जे की स्थिति में मुक्केबाजी नहीं करनी है। हाँ, शतरंज खेलना है। बिल्कुल। बल प्रयोग के बजाय धारा 145 सीआरपीसी के तहत एसडीएम और पुलिस का सहारा लेना है। और सबसे जरूरी, अपने स्मार्टफोन से डिजिटल साक्ष्य इकट्ठा करने हैं। और अंत में हमने ULPIN जैसी तकनीक के बारे में जाना, जो भविष्य में जमीनों को एक सुरक्षित और विवाद मुक्त डिजिटल पहचान देने वाली है। ये सच में एक बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा रही। मुझे भी बहुत मजा आया। लेकिन जाते जाते स्रोत सामग्री के बिल्कुल अंत में छुपे एक सवाल ने मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है, और वो सवाल मैं हर सुनने वाले के लिए छोड़ना चाहती हूँ। वो सवाल क्या है? सवाल यह है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपकी जमीन पर अवैध कब्जा कर ही लिया है और वो पूरी ढिठाई के साथ खुद को 12 साल का कब्जेदार बताकर मालिकाना हक भी जता रहा है। ठीक है। अब असली मालिक पुलिस के पास जाता है, अपने एकदम सही और असली कागज दिखाता है, खतौनी दिखाता है, तो क्या पुलिस या प्रशासन उस अवैध कब्जेदार को रातों रात वहां से बेदखल कर सकता है? कानूनी तौर पर यह इतना सीधा नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एक बार जब कोई किसी जगह पर भौतिक रूप से जम जाता है तो उस अवैध कब्जे को स्थायी रूप से हटाने के लिए सिर्फ कागज दिखाना काफी नहीं होता। सही कह रही हैं। उसके लिए असली मालिक को सिविल कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, सूट फॉर पोजेशन या बेदखली का एक लंबा मुकदमा दायर करना पड़ता है और एक बिल्कुल अलग कानूनी चक्रव्यूह से गुजरना पड़ता है। ये कड़वी सच्चाई है। ये सोचने वाली बात है। क्या किसी इंसान को अपनी ही जीवन भर की कमाई से खरीदी गई संपत्ति वापस पाने के लिए खुद को ही सालों तक सही साबित करना पड़ता है? क्या न्याय की इस लंबी प्रक्रिया में कहीं न कहीं वो पीड़ित ही सजा भुगत रहा होता है? इस गहरे और चुभने वाले सवाल के साथ आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय की तह तक जाने के लिए।